हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को टीएस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन वेल्डर फिटर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीबीटी का ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, अधिकतर पाइपों की वेल्डिंग के लिए किस पाइप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिकतर पाइप की वेल्डिंग जो किया जाता है जॉइंट, वो किस वेल्डिंग से किया जाता है। सिंगल बी जॉइंट से, एज जॉइंट से, सी नंबर दिया सिंगल जे जॉइंट से, डी नंबर दिया उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंगल बट जॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस पाइप वेल्डिंग में किनारों को कितने डिग्री पर चेम्बर किया जाता है। जो ऑक्सी एसिटिलीन का जो पाइप होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का जो पाइप होता है वेल्डिंग का, ऑक्सी एसिटिलीन का होज पाइप जो होता है वेल्डिंग का, उसमें बोला है कितने डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। चेम्फर किया जाता है, चेम्फर का मतलब है कितने डिग्री पर उसको रखा जाता है वेल्डिंग करने के लिए। तो कितना रखा जाता है, 25.5 डिग्री पर, 37.5 डिग्री पर, 47.5 डिग्री पर, 39.5 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37.5 डिग्री पर रखा जाता है ऑक्सीसिट्रीन को चेम्फर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि तांबा के कांसा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त फिलर रॉड होता है। तांबा के कांसा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त फिलर रॉड होता है। कौन सा फिलर रॉड करते हैं कांसा वेल्डिंग करने के लिए। और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। ऑप्शन दिया आपका तांबा फिलर रॉड, दूसरा दिया सिलिकॉन कांसा फिलर रॉड, तीसरा दिया पीतल फिलर रॉड और चौथा दिया मैग्नीज कांसा फिलर रॉड। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज कांसा फिलर रॉड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक चैनल पर बने रहिए। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलाइटमेंट में पुर्जों की वेल्डिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। जो अलाइनमेंट होता है उसका जो वेल्डिंग किया जाता है उसके यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए दिया है वेल्डिंग जिंक, बी नंबर दिया वेल्डिंग फ्रिक्सर, सी नंबर दिया वेल्डिंग मैनुलेटर और चौथा दिया वेल्डिंग फिजिशनर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग जिंक से हम लोग पुर्जों का वेल्डिंग हेतु प्रयोग किया जाता है यंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि अधिक कटिंग करते समय ब्लो पाइप को बार बार पीछे ले जाया जाता है तो कट क्या होगा। यदि हम लोग वेल्डिंग करते हैं, अधिक कटिंग करते हैं, वेल्डिंग नहीं कटिंग करते समय एक्सीसिट्रीन से यदि पाइप को पीछे की ओर ले जाया जाता है तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, अधिक होगी, सही आकार की होगी, कम होगी, 4 नंबर दिया प्रभावित नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, अधिक हो जाएगी। क्या अधिक कटिंग करते समय वो लोग पाइप को बार बार पीछे ले जाए तो क्या हो जाता है, कटिंग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कटिंग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया कि वेल्डिंग मैग्नेट जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जो होता है वेल्डिंग मशीन होता है ना, वेल्डिंग मशीन, उसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, या जो भी है ये एसी में डीसी बदलने के लिए यहाँ होना चाहिए। वेल्डिंग मशीन में किसका प्रयोग एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। तो किसका प्रयोग करते हैं, मोटर जनरेटर सेट का, इंजन जनरेटर सेट का, तीसरा दिया रेक्टिफायर सेट का, चौथा दिया वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। तो जो हम लोग प्रयोग इसका करते हैं, किसका करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर सेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर हिंदी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एसिट्रीन की गंधक होती है सड़े अंडे जैसी, लहसुन जैसी, केरोसिन तेल जैसी, इनमें से कोई नहीं। जो एसिट्रीन गैस होती है ना, एसिट्रीन गैस की सुगंध कैसी होती है? तो उसकी जो सुगंध होती है लहसुन की जैसी होती है। कैसी होती है? लहसुन की जैसी उसकी सुगंध होती है एसिट्रीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी गैस उच्च ताप पर रासायनिक क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बदलती है? प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सा आपका इसका राइट आंसर सही हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। तो जो गैस है कौन सा बदलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस को ज़्यादातर औद्योगिक उपयोग के लिए किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का ज़्यादातर उद्योग के लिए किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? धातुओं को पानी के साथ क्रिया द्वारा, दूसरा दिया ब्रश विधि द्वारा, तीसरा दिया लैन विधि द्वारा, चौथा दिया उपयुक्त में तीनों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर हमको लगता है तीनों हो जाएगा। धातु की पानी के साथ क्रिया करना, ब्रश विधि द्वारा, लैन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इसमें सबका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 10th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिट्रीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिट्रीन गैस का प्रयोग क्या किया जाता है? लो प्रेशर वेल्डिंग में, इनर्ट गैस के रूप में, हाई प्रेशर वेल्डिंग में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए एसिट्रीन गैस जो प्रयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है किसमें? हाई प्रेशर का वेल्डिंग में एसिट्रीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ना करना भूलिए और शेयर भी थोड़ा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनाइलिंग या नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि में कट की गहराई प्रति परास कितनी होती है? जो नाइलिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि में कट की गहराई प्रति परास कितनी होती है? 0.25 से लेकर 80 मीटर, या 0.80 से लेकर 100 मीटर, या 100 से 125, या 125 से 150। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25 टू लेकर 0.8 80 mm हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए उसी तरह बोला गया है नॉर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि में थ्रेड पिच कितने तक रखी जाती है? पिच कितने तक रखी जाती है? देखिए इस सब जो थोड़ा दिया हुआ ना लिखा हुआ थोड़ा ठेठ फाठा में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ 0.75 mm दिया, इसमें 1 to 1.25 mm, 1.25 mm से लेकर 1.15 mm, 1.50 से लेकर 1.75 mm। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.75 mm हो जाना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि होज पाइप बनी होती है। होज पाइप किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की, दूसरा दिया है इस्पात की, तीसरा दिया है चमड़े की, चौथा दिया रबर व कपड़े की तहों से। तो जो होज पाइप जो बनी हुई होती है किसकी? ऑक्सीएसिट्रीन की जो होज पाइप बनी होती है किसकी बनी हुई होती है? तो जो देखिए हौज पाइप जो बनाया जाता है उसको एक कॉटन का कपड़ा से, तांबा का कॉपर का रहता हुआ तार उसमें, और उसको अच्छे से कपड़ों से लपेट कर बांध कर बनाया जाता है। थ्योरी में बताया अच्छे से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गैस वेल्डिंग की जाती है। गैस वेल्डिंग की जाती है ऑक्सी व एसिट्रीन मिलाकर, ऑक्सीजन की हीलियम को मिलाकर, तीसरा दिया ऑक्सीजन व कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाकर, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। जो गैस वेल्डिंग किया जाता है किससे किया जाता है? ऑक्सी एसिट्रीन मिलाकर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए।
इस क्वेश्चन में बोला गया कि टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है क्या? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टॉर्च वेल्डिंग मशीन के किस पोल से जुड़ी हुई होती है? ऋणात्मक पोल से, धनात्मक पोल से, रिवर्स पोल से, उपयुक्त में कोई नहीं। टिक वेल्डिंग का जो टॉर्च जुड़ा हुआ होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? टिक वेल्डिंग जो टॉर्च से जुड़ा हुआ होता है किससे जुड़ा हुआ होता है? तो वो ऋणात्मक पोल से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग कार्बोराइजिंग मटेरियल है? कौन सा सोल्डरिंग कार्बोराइजिंग मटेरियल? लकड़ी का कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा अमोनिया और चौथा मिट्टी का तेल। जो सोल्डरिंग कार्बोराइजिंग जो होता है ना वो लकड़ी और कोयला का ही बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में बोला गया स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई होती तथा इसमें कुल उत्पन्न ताप का कितना प्रतिशत होता है? यदि स्टेट पोलैरिटी जो होता है वो नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है तो कुल तापमान कितना प्रतिशत होता है? 34%, 30%, 32% या डी नंबर 38%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 34% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिपथ में धारा प्रवाहित की मात्रा का उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ? वाट, दूसरा दिया वोल्ट मीटर, तीसरा दिया एम्पियर, चौथा दिया है सॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? एम्पियर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है प्रत्येक टैंक वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? प्रत्येक टैंक की लंबाई कितनी होती है? टैंक की लंबाई कितनी होती है? 2 से 5 इंच, 3 से 4 इंच, 7 से 5 इंच और 8 से 6 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 से 4 इंच जो प्रत्येक टैग होती है, वेल्ड की लंबाई का टैग कितनी होती है? 3 से 4 इंच होती है। ऑप्शन नंबर ई आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड इसमें आ गया आपका 2 क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बता ही देंगे। थोड़ा सा जो पेन जो जहाँ जहाँ है लिखा हुआ टिक मारा हुआ उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है क्योंकि बुक था पहले मालूम नहीं था, पहले टिक लग गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका दिया है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या हैंड हैमर का हाई होल का आकार होता है? हाई होल का आकार कितना होता है? गोल होता है, लंबा होता है, अंडाकार होता है या उपयुक्त में सभी? तो होल्ड हैमर का जो आकार होता है अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अंडाकार। हैमर जो आकार होता है कैसे होता है? हैमर मतलब क्या है? हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा का आकार कैसे होता है? हथौड़ा का जो आकार होता है वो कैसे होता है? वो क्या होता है? अंडाकार होता है। कैसे होता है? अंडाकार होता है। उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन बोला 22 क्वेश्चन में बोला ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है? किस सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है आँखों के बचाव के लिए? हैंड स्क्रीन, दूसरा दिया हेलमेट, तीसरा दिया चीपिंग चश्मे और चौथा दिया चीपिंग स्क्रीन। तो ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं? तो चीपिंग चश्मे का अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? चीपिंग चश्मे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें बोला गया कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? ईंधन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलना। तो 23 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर यदि हम लोग कौन सा ध्यान रखेंगे तो नाइट्रोजन का हम लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? तो अगर यदि नाइट्रोजन इसमें दिया है सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ईंधन से आग लग सकता है, ऑक्सीजन से लग सकता है, जलना तो होगा ही, और नाइट्रोजन से नहीं लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
24 क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी वेल्डिंग में स्टड पोलैरिटी की सिफारिश की जाती है। डीसी वेल्डिंग में स्टड पोलैरिटी की सिफारिश की जाती है किसका? एक नंबर दिया लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ, दूसरा दिया हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग करना, तीसरा दिया सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग के लिए, और चौथा जो इसमें दिया हुआ सीट मेटल वेल्डिंग के लिए। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग के लिए स्टड पोलैरिटी भी की जाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइट कोटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन में बोला गया कि एक आर्क के आर पार वोल्टेज ट्रम्प निर्भर करता है। आर पार जो वोल्टेज होता है उस पर ट्रम्प का निर्भर करता है। कौन करता है? आर्क की लंबाई और वातावरण जिसमें वह कार्य कर रही हो। दूसरा दिया आर्क की लंबाई और व्यास धातु। तीसरा दिया है व्यास धातु और वातावरण जिसमें आर्क कार्य कर रही हो। और चौथा दिया है व्यास धातु आर्क की लंबाई और वातावरण जिसमें वह कार्य कर रही हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आर्क की लंबाई और वातावरण जिसमें वह कार्य कर रही हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए कट गया है। कुछ वेल्डिंग मशीनों के साथ स्पेशल डिवाइस आते हैं जो कि आर्क के आरंभ के कुछ सेकेंडों के लिए अतिरिक्त करंट देते हैं, जिसमें वेल्ड के शुरू में गहरा पेनिट्रेशन लिया जा सकता है। इस डिवाइस को कहते हैं गहरा पेनिट्रेशन जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं आर्क वेल्डिंग में? तो उसको क्या कहते हैं? आर्क क्या बोला? पहला दिया है आर्क स्ट्राइकर, दूसरा दिया आर्क हेल्पर, तीसरा दिया आर्क बूस्टर और चौथा दिया है कटर ड्रिवलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्क बूस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वेल्ड के लिए आसान पोजीशन होती है क्या? फ्लैट वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है ओवरहेड वेल्डिंग। जो सबसे आसान वेल्डिंग जो आपका होता है ना, क्या होता है? फ्लैट वेल्डिंग होता है। क्या होता है? फ्लैट वेल्डिंग। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फ्लैट वेल्डिंग सबसे आसान होता है। और सबसे कठिन वेल्डिंग कौन था? वर्टिकल वेल्डिंग। सबसे आसान फ्लैट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है कि वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गई को कहते हैं। जो सरफेस को फ्यूजन करते हैं उस गहराई को क्या कहते हैं? फ्यूजन जोन। दूसरा दिया ताप प्रवाहित जोन, तीसरा दिया पेनिट्रेशन जोन और चौथा दिया है लॉन्ग लेंथ जोन। तो इस 28 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, पेनिट्रेशन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन में बोला गया कि फ्लैट पोजीशन में लेफ्ट जॉइंट की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होता है? जो लेफ्ट जॉइंट होता है उसका कोण इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में कितना होता है? तो कितना होता है देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया वेल्ड की लाइन 80 डिग्री और प्रत्येक सरफेस 45 डिग्री। बी नंबर में दिया है वेल्ड फेसों के बीच 60 डिग्री। तीसरा दिया है बट जॉइंट के समान। चौथा दिया है फ्लैट सरफेस के लंबरूप। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें बोला वेल्ड की लाइन 80 डिग्री प्रत्येक सरफेस और 45 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण ज्वलन के लिए एसिटिलीन की एक आयत को आवश्यकता होती है। जो आवश्यकता होती है एसिटिलीन की आयत की कौन सी होती है? ऑक्सीजन की 1.5 आयत, दूसरा दिया ऑक्सीजन की 2.5 आयत, तीसरा दिया ऑक्सीजन की 3.5 आयतन और चौथा दिया ऑक्सीजन की 4.5 आयतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 आयतन होना चाहिए। पूर्व ज्वलन के लिए एसिटिलीन की एक आयतन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन में बोला गया है कि कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें होती है या होते हैं। क्या होगा देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया। बोला
63% कैल्शियम और 37% कार्बन। दूसरा दिया है 37% कैल्शियम और 63% कार्बन। और तीसरा दिया है 33% कैल्शियम और 67% कार्बन। और चौथा दिया है 67% कैल्शियम और 33% कार्बन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है, क्योंकि 63% कैल्शियम चाहिए और 37% को कार्बन चाहिए एसिट्रीन बनाने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन में बोला कैल्शियम कार्बाइड के बारे में क्या सही नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में क्या सही नहीं है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। और पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका यह ब्रिटिल होता है। और दूसरा दिया यह वायुमंडल से नमी को सोख लेता है। तीसरा दिया जब इसे पानी के साथ स्पर्श में लाया जाता है तो एसिट्रीन उत्पन्न होती है। चौथा दिया यह मिट्टी के तेल में घुलनशील होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में क्या सही नहीं है, तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह मिट्टी के तेल में घुलनशील। मिट्टी के तेल में कैल्शियम कार्बाइड जो घुलनशील होता है कभी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में बोला गया सिलेंडर से पारे अनुपात एसिट्रीन को इस दर पर डिस्चार्ज करना चाहिए कि वह डैश से पहले न खोलें। डैश से पहले न खोलें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो एसिट्रीन को जो खोला जाता है कितना देर के बाद खोलना चाहिए, तो 5 घंटे के बाद एसिट्रीन आपको खोलना चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 क्वेश्चन में बोला गया है कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन कनेक्शनों पर तेल या ग्रीस को निम्नलिखित कारण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस कारण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। स्पर्श स्लिप कर सकता है। दूसरा दिया विस्फोट हो सकता है। तीसरा दिया कनेक्शन ढीला हो सकता है। और चौथा दिया कनेक्शन अटकने लग सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, तो हो जाएगा क्या, विस्फोट हो सकता है। अगर यदि हम लोग वेल्डिंग तल को अगर यदि हम लोग कनेक्शन या ग्रीस अगर यदि रखेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, विस्फोट की संभावना हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया कि एसीटोन का प्रयोग डैश को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग डैश को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा दिया हाइड्रोजन, तीसरा दिया है एसिटीन, चौथा दिया है प्रोपेन। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एसिट्रीन। एसीटोन का प्रयोग किसको घोलने के लिए किया जाता है, तो एसिट्रीन को घोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन में बोला गया कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स कई फॉर्म्स में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म फ्लक्स की नहीं है। तो इसमें क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला दिया कॉइलर, दूसरा दिया पाउडर, तीसरा दिया फेस्ट और तीसरा दिया लिक्विड। तो गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले फ्लक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, किसको पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोवाइल पाया था। क्या पाया था, कोवाइल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में वेल्ड के स्लैंगल कॉपर चील प्लेटों की क्लैपिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया स्टेनलेस स्टील शीट को ओवर हीटिंग को कम करती है। दूसरा दिया है यह स्टेनलेस स्टील शीट की ब्लैंकिंग को कम करती है। तीसरा दिया है यह स्टेनलेस स्टील शीट और फ्लैशिंग को कम करती है। तीसरा दिया स्टेनलेस स्टील शीट की जंग को कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील शीट की बैकलिंग को कम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉपर की ऑक्सी एसिट्रीन वेल्डिंग के लिए पूर्णतया डीऑक्साइडेड कॉपर वेल्डिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। बेस धातु की अपेक्षा काफ़ी अधिक, दूसरा दिया बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक, तीसरा दिया बेस धातु की अपेक्षा काफ़ी कम, चौथा दिया बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा कम। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा कम होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का वेल्डिंग स्रोत को वरीयता की दी जाती है। जो नॉन फेरस जो वेल्डिंग धातु है किस प्रकार के वेल्डिंग स्रोत का वरीयता दी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा दिया वेल्डिंग रेक्टिफायर, तीसरा दिया मोटर जनरेटर सेट, चौथा दिया कैपेसिटर सेट। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन का देखते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरमिटेड वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इंटरमिटेड वेल्डिंग में विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का किया जाता है। वेल्ड धातु की मात्रा को कम करने के लिए, ज्वाइंट में बची हुई स्ट्रेंसों को कम करने के लिए, तीसरा दिया वेल्डिंग ज्वाइंट पर ताप को यूनिफॉर्म विभाजित प्राप्त करने के लिए, और चौथा दिया प्रत्येक बीट के साथ प्लेटों को कम फैलाव के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड धातु की मात्रा को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं